गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर ऑफ 8 पे। तो इस क्लास में हम जैसे कि आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने पहले ही लिख दिया था ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बचा सकूं कि पिछले कुछ क्लासेस में लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए किया है कि मैं पहले से ही लिखा है और टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके मैं सबसे पहले फाउंडर की बात कर लेता हूं कि वो हु इज द फाउंडर ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो ये लॉ दिया था हमारा, तो ये लॉ दिया था हमारा इंग्लिश केमिस्ट, लिख लेना आप, इंग्लिश केमिस्ट। ठीक है, ये लॉ दिया था हमारा इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन ने। किसने दिया था बेटा? जॉन डॉल्टन ने दिया था। ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन ने ये लॉ हमारा दिया था, तो ये हमें याद रखना है कि ये किसने दिया था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये रूल बताने से पहले मैं थोड़ा सा हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसकी कुछ लिमिटेशन है उसकी बात करना। तो लॉ ऑफ डेफिनेट, ठीक है, सबसे पहले सॉरी गलती कर दिया। तो बेटा ये अलग से आप नोट कर लेना प्लीज, ये अलग से आप नोट कर लेना कि ये थोड़ा सा मैं अलग से लिखा रहा हूं कि ये एक अलग से पॉइंट है। समझाने से पहले लिमिटेशंस, ये आप पहले ये नोट मत कीजिएगा प्लीज, ये नोट कीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसकी हमें बात करनी है। सबसे पहला लिमिटेशन है नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक स्पेलिंग देख लेता हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेलिंग में देख लेता हूँ ताकि स्पेलिंग गलती ना हो। ठीक है, हाँ, स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है, STO, ठीक है, STOCHI। ठीक है, कई बार स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ी होती है बेटा। अच्छा, ये स्पेलिंग अभी गलत होगी ना, देखो, स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, एक बार वापस देख लेता हूँ, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, हाँ, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, इसे नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए एग्जांपल में लिखा देता हूं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स जैसे कि TiH, यहां पर पाया जाता है, H का रेशियो होता है वो 1.4 से 1.8 तक हो सकता है। तो ये वाले कंपाउंड्स नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, किसी को थोड़ा सा डाउट हो कि सर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, तो बेटा इसी चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आगे आएगा। अभी आप थोड़ा सा प्रेशर मत लीजिए कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभी आप कह सकता हूं कि इसे रट लीजिए। ठीक है, या तो याद कर लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट रखिए, मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल आप एग्जांपल देख के भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की स्टाइकियोमेट्री बैलेंस नहीं है या फिर एक फिक्स नहीं है। ठीक है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्री या कि स्टाइकियोमेट्री नॉन है, मतलब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, सेकंड चीज एक और होता है बेटा, नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। अच्छा, तो ये वाली बात भी बेटा मैं इस सेकंड चैप्टर में करूंगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स के लिए भी जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो आइसोटोप्स एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, तो आपको याद रखना है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड आइसोटोप्स, इन दोनों के लिए जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये हमारा यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो ये प्लीज आप नोट कर लेना, ये लिमिटेशंस हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने इसे नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बेटा इसकी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? इंग्लिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन ने दिया था। और अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ये होता क्या। ठीक है, तो इसके अंदर when two elements combine with each other to form two or more compounds, the masses of one of the element that combines with the fixed mass of the other always bear
सिंपल होल नंबर, ठीक है। तो ये सर ये लंबी चौड़ी आपने मतलब ये जो थ्योरी लिखी है, ये जो इंग्लिश लिखी है सर, ये समझ में नहीं आए तो बेटा एक काम करते हैं, मैं इसे समझाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे कि मैं आपके सामने दो एलिमेंट लेता हूँ, एक तो हाइड्रोजन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हमें समझ में आ रहा है कि आपने एक तो हाइड्रोजन ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, एक आपने ले लिया सर ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बोला कि व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स ले लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, when two elements combine with each other, इन दोनों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। यहां तक लाइन समझ में आ रही है कि when two elements combine with each other टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जो दोनों यानी कि ये दोनों मिलकर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, यानी कि दो या दो से, तो मैं अभी दो लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक तो हमारा H2O बनाते हैं और यही दोनों एलिमेंट क्या बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं और यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O2 बनाते हैं। तो यहां तक लाइन समझ में आ रही है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ठीक है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे। तो यहां तक हमें बात समझ में आ रही है, ठीक है। द मासेस, अब हमारी मेन कहानी यहां से स्टार्ट होती है, मेन कहानी यहां से स्टार्ट, यहां से हमें समझना है कि द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मास, चलो ठीक है, एक बार सबसे पहले इसका मास लिख देता हूं मैं। बेटा हाइड्रोजन का 2 AMU होता है, याद रखना है, और हमारा इसका कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, यहाँ पे 16 होता है। अगर डिवाइड करें तो 1:8 आ जाएगा। मैंने इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया बेटा, मैंने जो मास के रेशियो में इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 2 होता है ना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है एक का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रेशियो आ जाएगा 1:16, 1:16, ठीक है। तो ये हमारा किसका रेशियो आ चुका है बेटा, ये हमारा रेशियो आ चुका है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अब ये लाइन समझते हैं कि द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, द मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस, यानी कि एक एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। तो यहाँ पर हम देखना है कि यहाँ पर किस वाले का मास फिक्स्ड है। सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, हाइड्रोजन का मास कौन सा फिक्स है, सर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है। तो बोले कि द मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, यानी कि दैट कंबाइंस, यानी कि जो ये कहना चाहता है, वापस समझाता हूं कि यहाँ पर एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होगा और जो सेकंड वाले एलिमेंट है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है, जो नेक्स्ट है, यानी कि जो फिक्स्ड वाला एलिमेंट है, उसके अलावा कौन सा बचा बेटा, उसके अलावा बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बेटा, 8 और 16 है ना, 8 और कितना है बेटा, 16 है। इसका जो रेशियो होगा वो किसमें होगा, बियर ए सिंपल होल नंबर, किसमें होगा बेटा, एक सिंपल होल नंबर में होगा। किसमें होगा बेटा, एक सिंपल होल नंबर में होगा। वापस समझाता हूं मैं, वापस ध्यान से समझिए कि द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस, यानी कि एक एलिमेंट का जो मास है दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, यानी कि इन दोनों कंपाउंड्स में एक का मास तो क्या होगा, फिक्स होगा, और दूसरे का जो भी मास होगा, वो क्या होगा, एक फिक्स बियर ए सिंपल होल नंबर, एक सिंपल होल नंबर में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर में रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। तो यही बेटा मैं इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहना चाहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो कंपाउंड बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। इन दोनों कंपाउंड्स में एक का मास तो फिक्स होगा और जो दूसरे का मास होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा, एक फिक्स और बियर एक सिंपल रेशियो होगा, एक सिंपल रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस सिंपल रेशियो में आपको दिख रहा है 1/2 एक सिंपल रेशियो, 1:2 एक सिंपल रेशियो होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सर हमें समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। 1:2 एक सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो का मतलब होता है 1:2, 2:3, तो एक सिंपल रेशियो होता है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, ठीक है, तो आगे चलता हूँ, एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये वाला एग्जांपल आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। चलिए सर ये वाला हमें तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक काम कीजिए, आप एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझाइए। तो बेटा एक मैं लेता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। सर कार्बन और ऑक्सीजन से दो तरह के कंपाउंड हम बनाते हैं। सर एक तो हम बना लेते हैं CO, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और दूसरा हम बना लेते हैं सर CO2। सर कार्बन का जो मास होता है वो 12 AMU होता है डिवाइडेड, यानी कि रेशियो, और ऑक्सीजन का मास होता है वो 16 होता है। सर इनको डिवाइड करेंगे तो हम इनको डिवाइड किससे कर देते हैं बेटा, यहाँ पर हम इसे 4 के टेबल से डिवाइड कर दें। 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3:4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर समझ में आ रहा है सर। सर कार्बन का मास क्या होता है
12 होता है या 12 एएमयू होता है। बेटा यहाँ पे जो भी मास ले रहा हूँ वो एएमयू में लेके चल रहा हूँ। अच्छा एएमयू में मास कैसे लेते हैं ये आगे मैं बताऊंगा, एएमयू क्या होता है ये सारी हम बातें करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्स के जो मास मापने की एक तरह की यूनिट होती है, मैटर का एक यूनिट होती है। अगर आपने फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैटर की एक स्पेसिफिक यूनिट होती है। पदार्थ की अवस्था को हम किस में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मैटर की जो स्टेट होती है उसको हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। मोल या फिर कह सकते हो मतलब एक मैटर को हम एएमयू में मापते हैं, मास को हम एएमयू में मापते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए ठीक है। तो एएमयू में मैं लेके चल रहा हूँ मास को, जैसे केजी होता है वैसे ही एक एएमयू भी होता है ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, कार्बन का 12 है, और वैसे ही ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 into 2 कितना हो जाए, 32 होगा सर 32 होगा, सही है। अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये किस में चला जाएगा। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड 6 रेशियो, अच्छा इसको 6 रेशियो में 16 में तोड़ दो, सही है सर। इसको वापस तोड़ दो आप, इसको 3:8 में तोड़ दो, ठीक है सर 3:8 में तोड़ दिया हमने। तो यहां से समझ में आ रहा है बेटा, यहां से समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे तोड़ सकते हो, 3:8 में तोड़ दिया आपने, बहुत अच्छा ठीक है सर। इसे थोड़ा सा पीछे ले लो सर, ठीक है ओके ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है। तो यहाँ पर आपको ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लोग ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का रूल क्या कहता है कि दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होगा सर, यहाँ पे दिख रहा है किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स है, और इसके अगेंस्ट में जो भी एलिमेंट है, इसके अपोज में जो भी एलिमेंट है, अगेंस्ट में जो भी एलिमेंट है, उसके जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। एक सिंपल होल नंबर में होगा या फिर एक सिंपल रेशियो में होगा। तो यहाँ पे 4:8 है सर, हाँ दिख रहा है हमें 4:8 है। और सर अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो सर रियलिटी में 1:2 आ रहा है, जो कि एक सिंपल रेशियो है। क्या बात है सर, हमें समझ में आ चुका है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। नहीं आया तो आप कमेंट में डाउट करके लिख देना कि सर हमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है, तो मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।